चलिए दोस्तों, फिर से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका एक और पैसेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले एक पैसेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अनसीन पैसेज से रिलेटेड, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हमने पहले से ही डिस्कस कर ली थी। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जैक्टली क्या है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये भी बताया था कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं। ठीक है, आपको ये भी बताया था कि जो पैसेज होता है उसका टोन किस टाइप का होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सरकास्टिक हो सकता है ना। ये सारी डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया था दोस्तों। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इसमें एक ऐसा पैसेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये जनरली कहाँ आते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे होते हैं, जब आप कोई बैंक का एग्जाम दे रहे होते हैं, जब आप कोई सीडीएस का एग्जाम दे रहे होते हैं, एनडीए का कोई एग्जाम आपको देना है। ठीक है, स्टेट के भी बहुत सारे वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे वाले एग्जाम होते हैं। तो वो सारे आपको यहाँ पर इन सारे एग्जाम्स में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, सीडीएस एनडीए हो, स्टेट का वनडे एग्जाम हो जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें ये पार्ट आपको देखने को मिल सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज देखनी है कि दोस्तों ऐसे पैसेज के लिए, और आपको ये भी पता होगा कि जनरली बैंक के एग्जाम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो 10 मार्क्स तक का आ जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में ये 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक का आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले से। अब हम क्या करेंगे, आज की क्लास में एक और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने लेके आया हूँ, और इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहले आराम से पढ़ेंगे। देखो यार, क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बार पैसेज की प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर लो, स्कीमिंग कर लो, एक बार आइडिया जान लो कि किस बारे में बात हो रही है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टॉपिक का जब आपको ये पता चल जाए कि ये टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ी सी हमें ऑप्शन पिक करने में थोड़ी सी हमें आसानी होती है। क्योंकि जब जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही होगी, जिस टोन में बात हो रही होगी, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स हमें यूज करने होंगे, और टोन भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही यूज करनी होगी। मतलब टोन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वहां पर वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। ऐसे वर्ड्स यूज करने जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स यूज करने जो कि नेगेटिव हो, या ऐसे वर्ड यूज करने जो कि पॉजिटिव हो। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं जब आप उसके टोन को समझ पाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि दोस्तों कहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें डील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए हमारे सेकंड अनसीन पैसेज की तरफ, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने पहला पेज, पढ़िए जरा। तो डायरेक्शन लिखा हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मतलब आपके सामने एक पैसेज दिया, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको कोई करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनने हैं। मतलब या तो करेक्ट ही होनी चाहिए, या अगर करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली वर्ड नहीं है, तो कम से कम ऐसा वर्ड होना चाहिए जो वहां पर अप्रोप्रिएट लगे, मतलब फिट हो सकता हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये रहा पैसेज, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड is an Indian small finance bank, based in Jaipur, India. It was founded as Vehicle Finance Company, AU Financiers Limited, in 1996 and converted to a small finance bank on April 19, 2017. तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपने भी देखा होगा, आपकी सिटी में भी इसकी कुछ ब्रांचेस आपने शायद देखी भी होंगी, कि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना,
तो ये एक इंडियन स्मॉल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि जयपुर से स्टार्ट हुआ, बेस्ड इन जयपुर इंडिया में। और इट वाज फाउंडेड, ये एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी की तरह इसको फाउंड किया गया था। मतलब जब इसको बनाया गया था तो ये एक शुरुआत में इनिशियली ये क्या करते थे, व्हीकल्स को फाइनेंस करते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। बाद में क्या होता है कि इसी कंपनी को, जो कि स्टार्टिंग उसकी 96 में हुई थी, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया अप्रैल 2017 में, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अब आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्व्स लो एंड मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स एंड माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये सर्व करता है, ये किन के लिए सेवाएं देता है, जनरली उन लोगों के लिए जो या तो लो क्लास में आते हैं, या मिडिल इनकम वाले लोग होते हैं, या जिनका छोटा मोटा काम धंधा होता है, तो उनके लिए ये सेवाएं देते हैं, ठीक है। उनको फाइनेंस वगैरह करते हैं, इस तरह से ये सेवाएं देते हैं, ठीक है। द बैंक ऑफर्स लोन्स, ये बैंक लोन भी ऑफर करता है, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट भी करवाता है, एंड पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और पेमेंट प्रोडक्ट्स में के लिए भी सर्विसेज देता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रैंक्ड 355 इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून इंडिया 500 2019 कंपनीज। मतलब 2019 में क्या हुआ कि ये 355 भी रैंक आती है इसकी, 500 भारत की कंपनियों में से इसकी 355 भी रैंक आती है 2019 के सर्वे में, ठीक है। इसका रेवेन्यू कितना है, विथ एनुअल रेवेन्यू ऑफ $3,410 करोड़, मतलब काफी अच्छा। मतलब अगर इसको यूएस डॉलर में अगर हम इसको काउंट कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 427 मिलियन। मतलब काफी फैला हुआ बिजनेस है। आगे देखिए, एंड टोटल बीएस असेट ऑफ 31,198 करोड़, मतलब लगभग $3.9 बिलियन की टोटल असेट्स है इस बैंक के पास। अच्छा, आगे देखिए, एयू बैंक एंजॉयज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए स्टेबल। मतलब इसके लिए एक जो एक क्रेडिट रेटिंग दे रखी है ए स्टेबल फ्रॉम CRISIL, क्राइसल रेटिंग्स, और इकरा रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स एंड केयर रेटिंग्स, इन सभी ने इसको AA की स्टेबल वाली रेटिंग दे रखी है, ठीक है। द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय संजय अग्रवाल। ये जो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसको किसने मतलब स्टार्ट किया था, तो वो थे संजय अग्रवाल जी ने इसको स्टार्ट किया था। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and publicly listed in an IPO on June 29, 2017, ठीक है। A merit holder, chartered account and a first generation entrepreneur, he holds 28.5 stake in the bank. He is supported by a team of 23,486 employees. तो कह रहा है कंपनी संजय अग्रवाल ने बनाई थी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CEO हैं उस कंपनी के, और इन्होंने इनके पास इस बैंक के 28.5% स्टेक है, ठीक है। और इनके बैंक में लगभग 23,486 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपने सुन ली है, समझनी है। चलो आगे बढ़िए। आगे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल फाइनेंस बैंक इज लिस्टेड ऑन NSE and BSE with a market capitalization of 37,942 करोड़, ठीक है। आगे बढ़िए, ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग द स्टॉक रोज टू 51% टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक इन इंडिया बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक। मतलब जब इसका पहले दिन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा तो इसका स्टॉक जो था ना 51% रेज हुआ। मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव बैंक बन के तैयार हुआ ये, ठीक है, उस टाइम पे इन नवंबर 2017 जब ये स्टार्ट ही हुआ था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडेड द बैंक टू इट्स शेड्यूल ऑफ कमर्शियल बैंक्स फर्दर इम्प्रूविंग द बैंक्स ग्रोथ। देखो यहाँ पर दो तीन शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है, आपने नोटिस किया होगा। जैसे एक वर्ड है यहाँ पर इम्प्रूविंग, एक वर्ड है एक्सपेंसिव। तो डेफिनेटली आगे चल के
ये जो पैसेज है यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, पूछ लेंगे कि एक्सपेंसिव वर्ड का सिनोनिम बता दो या एंटोनिम बता दो, या कुछ ना कुछ यहाँ पर, या ये पूछ सकते हैं इसकी ग्रामेटिकल क्लास क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ये पूछ लेगा, नाउन है। इंप्रूविंग वर्ड से भी ऐसे पूछ सकता है कि ये सिनोनिम है, एंटोनिम है, या इसका सिनोनिम एंटोनिम दे दो, या ये पूछ लेगा इसकी ग्रामेटिकल क्लास क्या है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, द बैंक्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड इंप्रूविंग द बैंक्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। ओवर द years, बैंक हैज अट्रैक्टेड मर्की इन्वेस्टर। मर्की मतलब एक बड़ी संख्या में, a large number of investor has been attracted, sorry, a large number of investor have been attracted by AU Finance Bank। और इसी को क्या बोल रहे हैं, मर्की इन्वेस्टर्स, लाइक IFC, वारवर्ग, है ना, इसके बाद टीमेस्क होल्डिंग्स, नमूरा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब चीजों को उन्होंने अट्रैक्ट किया है। प्राइवेट इक्विटी, आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर आगे, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, कंपनीज दैट प्रोवाइडेड वेंचर कैपिटल, ठीक है, इंक्लूडिंग वारबर्ग पिनकस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मेड पार्सल एग्जिस्ट फॉर एज मच एज 9 times their original investment due to its history as a vehicle finance company, as of March 2018, almost all the loans made by AU Small Finance Bank were secured। कह रही है इसकी हिस्ट्री क्या थी, व्हीकल फाइनेंस बैंक थी, और जब मार्च 2018 में देखा गया तो जितने भी इसने लोन दिए गए थे वो सारे के सारे सिक्योर्ड थे, अनलाइक मोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स that have unsecured loans due to their background in माइक्रो फाइनेंस। और जबकि देखा जाए तो काफी ऐसे छोटे मोटे बैंक हैं जो उन जिनमें लोन वगैरह जब वो प्रोवाइड करते हैं तो वो काफी सिक्योर नहीं होता है, लेकिन एयू के साथ ऐसा है। दिस प्रोवाइड्स लोअर यील्ड्स, ठीक है, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर ये प्रोवाइड करवा देता है देन अनसिक्योर्ड लोन्स। सो द बैंक हैज बीन particularly active in growing its deposits as bank deposits have a lower cost than other sources of funds। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, एयू फाइनेंशियल बैंक की बात हो रही है। अब आगे देखो क्या लिखा है, it has also sought to diversify into saving products like deposits, payments, transaction, banking, distribution of third party products and additional loan products, thereby positioning itself as a holistic financial product and service provider। आगे देखो, as on June 30, 2021, AU Small Finance Bank's distribution network dash 758 banking touchpoints and 23,486 employees spread contiguously across 15 states and 2 union territories, ठीक है, over 2 million customers। The bank has operation in 15 states and 2 union territories with Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh being key states। तो कुछ की स्टेट भी दे रखे हैं इसके जहां पर इसके ज्यादा काम चलता है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स बाय अ नंबर ऑफ लोकेशन इन इट्स होम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये पैसेज यहीं पर एंड हो जाएगा, आगे इसके क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपके लिए पहले एक क्वेश्चन होगा, उसके लिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम होगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये बहुत ही इजी से मतलब क्वेश्चन पूछ लिया है, और इसका आंसर आपको याद होगा, पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ था। याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, वापस आ जाइए जरा पीछे, ये देखो, ये देखो, इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ड इन जयपुर। देखो आया, बेस्ड इन जयपुर। तो इसका मतलब
इसका जो हेडक्वार्टर होंगे वो जयपुर में ही होंगे भाई, सही है गलत है? तो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो आंसर आएगा क्या? जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? फाउंडर पता करना है, ये भी पहले ही पेज पर था, अगर आपको याद हो तो जरा इसको पढ़िए ध्यान से, पता चलेगा कहां पर है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्व्स लो मिडिल, ये तो नहीं था, इधर आगे नीचे दिया होगा, ये देखो क्या, द कंपनी वॉज, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय संजय अग्रवाल, यानी कि इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन होगा दोस्तों? संजय अग्रवाल। तो आ जाइए आंसर पर, और ये रहा क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो फाउंडर कौन था? संजय अग्रवाल। तो लो भैया ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन 2 का, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा आपके सामने है, हाउ मच अप्रोक्स स्टेक डज द फाउंडर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो जो फाउंडर है उसका स्टेक कितना है इस बैंक में? तो आपको मैंने बताया था, जरा इसको पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, कितना स्टेक था उसका। आ जाइए, यहाँ दे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंट एंड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, ही होल्ड्स 28.5% स्टेक इन द बैंक, यानी कितना है भैया? 28.5% स्टेक होता है संजय अग्रवाल जी का बैंक की टोटल प्रॉपर्टी में, टोटल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 28 पॉइंट, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका, सही है गलत है दोस्तों? ये लीजिए, बाकी सब गलत हो गए ना। इजी क्वेश्चन है, मतलब काफी इजी क्वेश्चन सेट आया है ये, लेकिन अब क्या करें दोस्तों, पेपर में ऐसे ही पूछा जा रहा है तो ऐसे ही बताना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग का मतलब क्या होता है? जो चीज ठीक हो रही होती है उसको इम्प्रूव कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड यूज हुआ है, इम्पेयरिंग वर्ड यूज हुआ है, इम्पेयरिंग, तो इम्पेयर, ठीक है, इम्पेयरिंग क्या मीनिंग होता है इसका, कोई बताओ? एक वर्ड देखा है इम्पेयरिंग, तो इम्पेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों वीक या फिर डैमेज। इम्पेयर का मतलब होता है वीक या फिर डैमेज। टार्निश, टार्निशिंग वर्ड यूज हुआ है, ये वोकेबलरी आपको याद करनी है। टार्निशिंग, अब टार्निशिंग वर्ड जो है ये बना किससे है? टार्निश से, और टार्निश का मतलब होता है टू स्पॉयल, टू स्पॉयल someone's, to spoil someone's image। ठीक है, मतलब किसी की छवि को खराब करना, टार्निश होता है। विशिएटिंग, विशिएटिंग का मतलब भी क्या होता है? विशिएटिंग का मतलब यही होता है टू डिफेम somebody, एस बी मतलब somebody, यानी किसी को, किसी की छवि खराब करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, विशिएट करना। इमेल्यूरेटिंग, ये वर्ड बना है इमेल्यूरेट से, इमेल्यूरेटिंग, इमेल्यूरेट से बना हुआ है। इमेल्यूरेटिंग का मतलब होता है दोस्तों टू इम्प्रूव, टू रेक्टिफाई, ठीक है, ठीक करना चीजों को। इमेल्यूरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना, अमेंड करना, समझ रहे हो आप लोग? तो ये मीनिंग होता है।
अच्छा, अब क्या बच गया दोस्तों? डिटेरियोरेटिंग। यहां लिख लेते हैं DETERIORATING। डिटेरियोरेटिंग, ये बना है डिटेरियोरेट से। इसका मतलब होता है टू, अरे यार यहाँ नीचे लिख देता हूं, टू बिकम समथिंग वर्स, टू बिकम समथिंग वर्स। टू बिकम समथिंग वर्स। ठीक है, ये मीनिंग होता है इसका, डिटेरियोरेटिंग का। तो हमारे पास वर्ड क्या है? इम्प्रूविंग। तो इम्प्रूविंग का क्या मतलब होता है? इम्प्रूव मतलब ठीक करना। ठीक करना मतलब क्या होगा? ठीक करना मतलब इमेरियोरेटिंग होगा। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अब इनको याद करना है। इम्पेयरिंग, वीक होना, डैमेज होना। इम्पेयरिंग का क्या मतलब होगा? वीक होना, कमजोर होना, ठीक है, डैमेज होना या नष्ट हो जाना, ठीक है। और टार्निशिंग और विशिएटिंग दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। टार्निशिंग मतलब क्या होता है कि किसी की छवि को खराब करना। विशिएटिंग का मतलब भी ये होता है कि किसी की छवि को खत्म करना, खराब करना। देखो इसके लिए कुछ और सिनोनिम्स भी हैं, आप लोग चाहो तो इसको याद कर रख सकते हो। जैसे देखिए मैं एक दो सिनोनिम और बता देता हूँ आपके लिए। देखिए जैसे एक वर्ड होता है डिफेम, ये मैंने अभी यूज किया था। एक होता है डिफेस, है ना, डिफेम, डिफेस, है ना। इसके बाद एक वर्ड होता है मलाइन, ठीक है। तो इन सब वर्ड का भी क्या मतलब होता है? किसी की छवि को खराब करना, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है? किसी की छवि को खराब करना। टू स्पॉइल somebody's इमेज, ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो आप याद रखना इन वर्ड्स को, और सारे याद करना है आपको कि इम्पेयरिंग का मतलब क्या होता है? वीक या डैमेज होना। टार्निशिंग का क्या मतलब होता है? किसी की छवि को खराब करना। विशिएटिंग का मतलब भी छवि खराब करना। इमेलियोरेटिंग का मतलब इंप्रूव करना। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है टू बिकम समथिंग वर्स। और डिफेस, डिफेम और मलाइन का मतलब होता है टू स्पॉइल समवंस इमेज। तो ये इसको याद कर लेना भाई लोग, काम की चीज है ये। सही है गलत है? बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया है, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। सॉरी, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव के क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम पूछा जा रहा है भाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एंड एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगा, खर्चीला, एक्सपेंसिव, ठीक है। चलिए अब देखो, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा या खर्चीला होना। अब देखिए जरा इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। तो जैसे एक वर्ड लिखा एग्जॉर्बिटेंट, तो दोस्तों एग्जॉर्बिटेंट का भी मीनिंग यही होता है, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है टू प्राइसी, ठीक है, बहुत महंगा होना, जरूरत से ज्यादा महंगा होना, टू प्राइसी। तो इसको क्या बोलते हैं? एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। एक वर्ड और होता है दोस्तों, एक्सटॉर्शनेट। ये देखो, एक्सटॉर्शनेट,
एक्सटॉर्शनेट, इसका मतलब भी होता है much more expensive than it should be, ऐसे कर लो, than it should be, मतलब जितना महंगा होना चाहिए ना उससे बहुत महंगा, उसको क्या कहते हैं एक्सटॉर्शनेट। एक्सपेंसिव मतलब टू प्राइसी, ठीक है। वैल्यूएबल का मतलब तो जानते होंगे बच्चों, वैल्यूएबल का मतलब होता है मतलब जो बहुत ही कीमती चीज हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज है, प्रीसियस चीज है, प्रीसियस आइटम, प्रीसियस, ठीक है। वैल्यूएबल कीमती चीज है। एक्सटॉर्शनेट हो गया, एक्सोर्बिटेंट हो गया, वैल्यूएबल हो गया। अब बता एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, लैविश, ठीक है। एक मीनिंग तो होता है खर्चीला होना, महंगा होना। टू प्राइसी भी होता है, इसका मतलब बहुत महंगा दिखना। और इसका मतलब होता है वन हु वेस्ट्स मनी, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब ऐसा बंदा जो भाई जहाँ 10 रुपए खर्च हो रहा है वहां 50 खर्च कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा बिगेंट कहेंगे। लैविश, लैविश भाई यही होता है भाई, बहुत ही आलीशान जिंदगी जीना पसंद हो जिसको, ठीक है। टू प्राइसी, टू प्राइसी मतलब जितनी कीमत होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा। वन हु वेस्ट मनी, जो बंदा पैसे ऐसे ही उड़ाता है, बर्बाद करता है, पैसे की वैल्यू नहीं समझता, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा बिगेंट कहेंगे। इकोनॉमिकल वर्ड यूज किया है एक और, इकोनॉमिकल, इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों इकोनॉमिकल का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है। मतलब बहुत ही जुडिशियस आदमी जो फालतू खर्चे नहीं करता होगा, ठीक है। एक नॉर्मल खर्चे करता हो, जहां 50 रुपए खर्च हो रहा है तो वहां 50 ही करे, उससे ज्यादा ना करे, कोशिश करे कि 45 हो जाए, बट ये नहीं कि 50 की जगह 60 कर दे, 100 कर दे। तो इकोनॉमिकल ऐसे आदमी को बोलते हैं जो बहुत ही शानदार तरह, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है और चीजों को ध्यान में रखता होगा, मतलब किफायती कहते हैं, प्रॉपर जो वर्ड इसके लिए है किफायती हिंदी में, ठीक है। तो इस एक्सपेंसिव मतलब महंगा खर्चीला होता है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? इकोनॉमिकल, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ए। चलिए तो बताओ, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बड़ा इजी है यार, वैसे मैं तो आपको ये वर्ड्स याद करवाते चल रहा हूँ ताकि आपको ये वर्ड्स याद होते रहने चाहिए। तो ये याद करना है, एक्सपेंसिव, एक्सटॉर्शनेट, वैल्यूएबल, एक्स्ट्रावेगेंट और इकोनॉमिकल, ये सारे वर्ड याद करते रहना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द पैसेज एज ऑफ। अब एक वर्ड यूज हुआ वहां पर एज ऑफ, तो एज ऑफ का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एज ऑफ का मतलब होता है द टाइम फ्रॉम एन एक्शन ऐसे लिख दो, द टाइम व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एज ऑफ का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो उसी टाइम को रेफर करना हो तो हम एज ऑफ यूज करते हैं। तो क्या ये सिंगल वर्ड यूज होता है टाइम के उस पॉइंट को रेफर करने के लिए जहां पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है? ऐसे मान लीजिए कि आज का जो डेट है, आज की डेट क्या है दोस्तों? मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, जो भी डेट है एग्जैक्टली बाद में बात कर लेंगे डेट के बारे में, जो भी डेट है, ठीक है। सपोज ऐसी बात कर लेते हैं कि आज 1 जनवरी है, ऐसी नॉर्मल बात कर लेते हैं, या कोई भी बात कर लो कि 10 दिसंबर है मान लेते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर सपोज ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम 10 दिसंबर को बता रहे हैं कि कोई एक्टिविटी आज भी प्रोसेस में है, आज भी चल रही है, और मान लीजिए कि ये
20 दिसंबर को एंड हो जाएगी, 20 दिसंबर को ये एक्शन हो जाएगा एंड, 20 दिसंबर को ये एक्टिविटी हो जाएगी एंड। तो अभी इसको एंड होने में काफी टाइम बचा हुआ है, यानी कि ये इतना टाइम हमें बचा हुआ है करने के लिए। अब बात को समझिए, बट किसी ने बता दिया कि यार ये जो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी तो अक्टूबर में 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। तो जैसे हम इसको पता चला तो हमने ये मान लिया कि 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी ये एक्टिविटी। तो 10 अक्टूबर से दिसंबर तक में कितना टाइम कंप्लीट हो चुका, तो अक्टूबर से नवंबर 1, नवंबर से दिसंबर 2, 2 मंथ्स की जो एक्टिव एक्शन है ना वो तो कंप्लीटेड है। 2 मंथ्स, सही है गलत है? तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर अभी हम अभी प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, मान लीजिए 10 दिसंबर, लेकिन अगर हमें जब ये बताना होगा ना कि ये जो एक्शन है 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ होगा, स्टार्ट हुआ था, तो इस पॉइंट को रेफर करने के लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा एज ऑफ। तो या तो हम एज ऑफ यूज कर लेंगे क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर एक्शन स्टार्ट हुआ था, और ये वो पॉइंट है जहां पर जाके एक्शन एंड होगा। तो किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करने के लिए हम कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक होता है एज ऑफ, एक होता है सिंस। ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। तो एक और वर्ड यूज होता है वो होता है सिंस, एक वर्ड और यूज होता है दोस्तों एवर सिंस, एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स जब हम इनको टाइम के साथ यूज करते हैं तो जनरली ये शो करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी ना किस पॉइंट पर स्टार्ट हुई है। तो किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफर करते हैं, मतलब टाइम और डेट को रेफर करते हैं, और एक ऐसा टाइम और डेट जहां पर कोई एक्टिविटी जनरली स्टार्ट हुई हो। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लो, यहाँ पर बोल रहा है कि एज ऑफ का मीनिंग क्या होगा। अब एक बार एक काम करो, पैसेज में आ जाओ, फिर मैं बात करता हूँ इसके बारे में। आइए जरा वापस पैसेज में ध्यान से देखते हैं क्या लिखा था। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू इट्स हिस्ट्री एज अ व्हीकल फाइनेंस कंपनी एज ऑफ March 2018, almost all the loans made by AU Small Finance Bank were secured। तो देखो यहाँ पर एज ऑफ के बाद में देखो टाइम दे रखा है ना, डेट दे रखी है ना, मार्च 2018। इसका मतलब एज ऑफ के बाद जब भी हम कुछ वर्ड यूज करते हैं तो वो टाइम रिलेटिंग वर्ड होते हैं, टाइम शो करने के लिए यूज होते हैं, टाइम या डेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। बताइए, अगर ये बात समझ गए, और टाइम और डेट कौन सी होनी चाहिए, जहां पर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो। तो अगर चाहे एज ऑफ मिलता, सिंस मिलता, एवर सिंस मिलता, फ्रॉम मिलता, ये सारे वर्ड टाइम एक्सप्रेसिंग होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है कि कंपैरिजन टू रेफर टू द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ समथिंग, कंपैरिजन के लिए यूज तो होता नहीं है एज ऑफ, खत्म, गलत हो गया। द फंक्शन और कैरेक्टर दैट समवन और समथिंग हैज, बिल्कुल नहीं है ये भी। कमेंसिंग ऑन और फ्रॉम अ सर्टेन टाइम और डेट, देखो सर्टेन टाइम और डेट, और यह कमेंसिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना। कमेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कमेंस का मतलब होता है टू स्टार्ट, सही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यही होगा सी, यानी कि तीसरा पार्ट। फॉर द रीजन दैट, सेंस रीजन वगैरह के लिए यूज होता नहीं। क्लोज टू द एक्चुअल बट नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट एग्जैक्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि उस पॉइंट को बताता है जहां पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया? ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बनाते चल रहा हूं, इनको आप लिखते चलना सभी दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What will fit in the blank taken from the newspaper as on June 30, 2021? AU Small Finance Banks Distribution Network 758 banking touchpoints and 23,486 employees spread contiguously across 15 states and 2 union territories with over 2 million customers। तो बताइए यहाँ पर हमें इस ब्लैंक में क्या भरना है दोस्तों। आपके सामने कुछ ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कंसिडरेट, एक ऑप्शन है वेरी, एक ऑप्शन है कंप्राइज, एक ऑप्शन है प्रूडेंट, एक ऑप्शन है कंप्रोमाइज। तो कंप्रोमाइज का मीनिंग तो सभी लोग जानते हैं, सेटल मेटल करने एक तरीके से।
किसी चीज को कंप्रोमाइज कर लेना, मान लेना कि चलो ठीक है यार, अब जैसा भी है सिचुएशन के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं लोग, है ना। चलो भाई वो अलग बात हो गई। इम्प्रूडेंट का क्या मतलब होता है? इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अनवाइज। कोई ऐसा एक्शन जो जुडिशियस ही ना हो, जुडिशियस ना हो। देखो, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। अनवाइज मतलब एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो कि बुद्धि वाला नहीं, मतलब सही डिसीजन नहीं लिया है, अपने दिमाग से सोच समझ के ले लिया। ठीक है, अनवाइज हो गए, या फिर अनवाइज, सॉरी, अन प्रिजुडिश, एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो जुडिशियस नहीं था। जुडिशियस मतलब होता है सोच समझ के लिया जाने वाला डिसीजन। तो एक ऐसा डिसीजन जो जुडिशियस ना हो। इम्प्रूडेंट मतलब होता है जो ऐसा डिसीजन जो अनवाइज हो, विवेकपूर्ण ना हो। कंप्राइज का क्या मतलब होता है? कंप्राइज का मतलब होता है टू कंसिस्ट ऑफ। कोई चीज किसी दूसरी चीज से मिलकर बनी होती है तो उसे बोलते हैं कंप्राइज। ठीक है, और उसी को कहा जाता है कंसिस्ट ऑफ। पेपर में यहां से गलती आ जाती है बच्चों, ध्यान रखना कि जो कंप्राइज है ना, कंप्राइज के साथ पेपर में कई बार ऑफ लगा के दे देते हैं, कंप्राइज ऑफ। ये गलत होता है दोस्तों, क्योंकि भाई कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्राइज ऑफ है ना, इसमें कंसिस्ट ऑफ मतलब कंप्राइज में कंसिस्ट ऑफ ऑलरेडी छुपा होता है, तो दोबारा से ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। ये सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे कि आपने इससे पहले भी देखे होंगे कुछ चीजें, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक वर्ड होता है रिटर्न, पेपर में कई बार आता है एसएससी के एग्जाम में, और उसके साथ बैक लगा देते हैं जबरदस्ती, रिटर्न बैक। तो ये गलत है भाई, रिटर्न बैक थोड़ी यूज होता है, क्योंकि रिटर्न वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो रिटर्न वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कम बैक। तो जब उसका मीनिंग कम बैक ऑलरेडी है तो उसके साथ एक और बैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंप्राइज मतलब कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, फिर आता है कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल नॉट टू हार्म समबडी, किसी को हार्म ना करना। कंसीडरेट का मतलब होता है केयरफुल नॉट टू हार्म समबडी, किसी को हर्ट नहीं करना, इस मामले में केयरफुल रहना। वेरी का मतलब होता है केयरफुल। ठीक है, सारे वर्ड हो गए, कंसीडर कंप्राइज हो गया। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, किसका यूज होना चाहिए। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों? यहाँ लिखा हुआ है कि जो बैंक है ना, वो 758 टच पॉइंट है बैंक के। इस बैंक का जो नेटवर्क बना हुआ है, वो नेटवर्क बना है 758 टच पॉइंट से, 23,446 486 एम्प्लॉइज से, और 15 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी। मतलब इन सब से मिलकर ये बना हुआ है ये बैंक। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, कंप्राइज की। तो फिर इसका आंसर आएगा कंप्राइज, बाकी सब गलत। सही है गलत है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। Next question is, according to the passage, AU Small Finance Bank Limited was founded as। कह रहा है कि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक था ना, उसको जब बनाया गया था तो कैसे बनाया गया था, मतलब किस चीज के लिए बनाया गया था, शुरुआत किस वजह से हुई थी इसकी। कह रहे हैं कि ये हेल्थ फाइनेंस कंपनी थी। क्या हेल्थ फाइनेंस कंपनी थी ये? नहीं। स्मॉल फाइनेंस बैंक था क्या पहले? पहले तो नहीं था, बाद में बन गया था। ये भी नहीं है। एजुकेशनल फाइनेंस कंपनी थी क्या? एजुकेशन को फाइनेंस करती थी क्या? नहीं भाई, ये भी नहीं है। व्हीकल फाइनेंस कंपनी थी, बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में व्हीकल्स को ही फाइनेंस करती थी। स्पोर्ट फाइनेंस कंपनी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बड़ा ही इजी सेट था, आपने कर लिया, वो थर्ड आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ।
अब ये क्वेश्चन तो अनसीन पैसेज का नहीं है बच्चों, बाकी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि पिक आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो each sentence to complete meaningfully। क्या लिखा है? इन द पास्ट जिम्बार्डो डैश मैनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो इस सेंटेंस में हमें फिलअप करने के लिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, रिसर्च, रिसर्च, रिसर्चर, रिसर्च और नन ऑफ दिस। ये सारे ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसको फिल करना है भाई। तो अब आप देखो, इसमें ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों वर्ब जो यूज है ना, रिसर्च और रिसर्चेस, ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तब तो हमें इन दोनों का यूज कर लेंगे, लेकिन हमें देखना ये है कि क्या हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो जिम्बार्डो के साथ में वर्ब SES यानी सिंगुलर लग जाता, ये वाला यूज हो जाता। ठीक है, बट यहाँ से देखोगे ना तो ये लिखा है इन द पास्ट, यानी कि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो ही नहीं रही। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, ये और ये। अब तीन ऑप्शन बचते हैं, रिसर्च, रिसर्चर और नन ऑफ दिस। अब ये जो रिसर्चर है ना, ये एक नाउन है दोस्तों। अब नाउन है, जिम्बार्डो ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन के बाद नाउन चाहिए नहीं, हमें तो वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब ये जो रिसर्च लिखा हुआ है ना, ये रिसर्च वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होता है? जब वहां पर टाइम पास्ट का दिया हुआ हो। यहाँ ध्यान से देखो तो क्या लगा, इन द पास्ट, इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। ये टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब क्लोज टेस्ट हो गया, RC हो गया, ये सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे वो बैंक का एग्जाम दो, चाहे SSC का दो, CDS का दो, NDA का दो, किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको ऐसी चीजें प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप रीडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, जब वो रीडिंग करते नहीं है और सीधे क्वेश्चन सेट करते हैं तो काफी इनसे दिक्कतें होती हैं, सॉल्व नहीं होता है। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था, मतलब एक क्लास पहले भी बताया था और अब फिर से बताने जा रहा हूँ आपके लिए कि दोस्तों जब भी आपको रीडिंग, देखो कितने सारे टॉपिक कवर होते हैं रीडिंग से आपके, आप इसको सीरियस लीजिए। जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके देखो कितने सारे टॉपिक तैयार होते हैं इससे। देखिए, सबसे पहले तो RC तैयार होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या तैयार होता है, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद प्रीपोजिशन को भी सीखने में काफी हेल्प मिलेगी, आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब रेडी हो जाएंगे आपके। कुछ इडियम फ्रेजेस भी हो जाएंगे। इसके बाद आपकी बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स, ये सब तैयार होगा। तो रीडिंग एक पैकेज है पूरा, इतनी सब चीजों के लिए हेल्प करेगा आपको। तो मैं आपको बार बार सजेस्ट यही करता हूँ कि रीडिंग मत छोड़ो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको करते रहो, रीडिंग आपको बड़ी हेल्प करेगी। चलो, अब हम कुछ वर्ड्स में आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ जो जनरली पेपर वगैरह में पूछते रहते हैं, मतलब आपके अनसीन पैसेज में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उन वर्ड्स का बहुत बहुत बार यूज होता रहता है। तो उनका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज करना है, कैसे याद करना है। जैसे देखिए,
चलो इधर ही कर देते हैं, थैंक यू वाले पेज पे ही करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं एक वर्ड आपके सामने लिख देता हूँ, कैंटेंकरस। ठीक है, इसको याद करना भी। एक वर्ड हमने इसका ले लिया बेलिजरेंट। एक वर्ड हमने ले लिया फ्रेल। एक वर्ड हमने ले लिया डेरोगा, डेरोगेटरी। एक वर्ड हमने ले लिया डेस्पोंडेंट। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, लेसिट्यूड। अब देखो, इनको याद करने का हमारा अलग टेक्निक है, वैसे भी याद कर सकते हैं, लंबे टाइम तक दिमाग में बने रहेंगे। देखिए, अब जैसे इन वर्ड्स को याद करने का एक ट्रिक भी है कि जैसे अगर हमें ऐसे वर्ड्स को याद करना हो तो हम क्या करें, तो एक तरीका ये होता है कि इन वर्ड्स को तोड़ दो और तोड़कर कुछ ऐसा निकालो इनमें से जिसको हम की बना लें और उसकी मदद से हम इनको याद रख पाए। जैसे एक वर्ड लिखा है कैंटेंकरस, अब इसको याद रखना है भाई, कैसे करोगे? तो एक काम करो आप, इस वर्ड सेंटेंस, इस वर्ड को प्रॉपर पढ़ो, कैंटेंकरस, कैंटेंकरस, टैंकर, टैंकर आ रहा है बीच में, यानी टैंकर वर्ड को अंडरलाइन कर दो आप, इतना। और इसको याद करने की जो ट्रिक है ना, वो बना लो टैंकर। ठीक है, अब इस कैंटेंकरस का मीनिंग होता है झगड़ालू, गुस्सैल आदमी। एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एक बंदा है, टैंकर वाला है, पानी लेके आता है, तो ये मान लीजिए एक टैंकर हो गया। मतलब ऐसे विजुलाइज करना है आपको चीजों को। ये टैंकर के मतलब पहिए वगैरह हो गए, सपोज ये टैंकर है, यहाँ से पानी लेके जा रहा है लोगों के लिए। ठीक है, अब जो टैंकर वाला जो बंदा है ना, वो कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा अपन खूंखार बना देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि अलग सा लगे आपको। ये वो बंदा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं भाई की, और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और बेचारे दुबले पतले से आदमी पानी भरने के लिए आ रहे हैं, ये देखो, सही है गलत है? अब किसी बात पे थोड़ी सी झड़प हो गई, और इस बंदे ने क्या किया कि दोनों हाथों से इस भाई को गर्दन पकड़ ली इसकी, देखो इधर, समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये ऐसे मतलब याद करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, कैंटेंकरस। तो ये क्या हुआ, टैंकर का पानी लेने आए थे, तो टैंकर वाला कैसा था, थोड़ा सा गुस्से था, झगड़ालू था, लड़ाई लड़ बैठा। कैंटेंकरस, तो टैंकर वाला कैसा था, झगड़ालू। समझ रहे हो, इस तरह से आप याद कर सकते हो। कैंटेंकरस, टैंकर वाला कैसा था, झगड़ालू, गुस्सेल था, तो एंग्री मैन था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं झगड़ालू या गुस्से वाला आदमी, गुस्सेल या झगड़ालू। ठीक है, एक वर्ड है बेलिजरेंट। अब बेलिजरेंट जो वर्ड है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये बेलिजरेंट वर्ड में से ना बेली को अंडरलाइन कर लो, और बेली में ना, बेली को बना लो बाली। ये बाली नहीं था रामायण में, लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो ऐसे याद कर लो कि बाली बहुत ही गुस्सैल आदमी था, इस तरह से समझ लो। तो बेलिजरेंट से बाली, इसका भी मतलब यही होता है दोस्तों, गुस्सैल होना, झगड़ालू होना, एंग्री मैन होना। ठीक है, तो कैंटेंकरस में टैंकर हो गया, तो कैसे याद करोगे, कैंटेंकरस, टैंकर वाला कैसा था, गुस्सेल था, झगड़ालू था। बेलिजरेंट, बाली, बाली कैसा था, गुस्सेल था, झगड़ालू था, एंग्री यंगमैन था। इस तरह से इसे कर लो। फ्रेल, अगला वर्ड है फ्रेल। अब इसको याद करने के लिए रेल को अंडरलाइन कर लो, और एफ कर लो, एफ को अंडरलाइन कर लो, तो ऐसे कर लो फ्री रेल, ऐसे कर लो फ्री रेल। अब इसका मीनिंग होता है वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, टू वीक समथिंग, कमजोर करना, टू वीक समथिंग। ठीक है, अब दोस्तों फ्रेल को कैसे याद करोगे, ऐसे मान लीजिए कि फ्री में रेल यात्रा करोगे तो रेलवे कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। रेल, फ्री में रेल यात्रा करोगे तो रेल कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेलिजरेंट, बाली कैसा है भैया, गुस्सैल। कैंटेंकरस, टैंकर वाला कैसा था, गुस्सैल, झगड़ालू था। फ्रेल, फ्री में रेल यात्रा करोगे तो कैसी हो जाएगी, टू वीक हो जाएगी, रेल वीक हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? इस चित्र को मिटा देते हैं, ऐसे समझाने के लिए बनाया था। आगे देखो, डेरोगेटरी,
डेरोगेटरी को ध्यान से देखोगे तो ना इतना अंडरलाइन करो, डेरोगा, डेरोगेटरी में क्या आ रहा है, डेरोगा, तो बना लो कि इसकी दरोगा। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना या अपमानजनक होना, ये मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग क्या होता है, अपमान होना या अपमानजनक होना, डेरोगेटरी। ठीक है, तो कैसे याद करोगे इसको, इसको याद करने का तरीका ये है कि दरोगा जी शब्द याद अंडरलाइन कर लो, डेरोगा, डेरोगा दरोगा, डेरोगेटरी है ना, तो डेरोगेटरी, डेरोगेटरी में डेरोगा यानी कि दरोगा। तो कैसे याद करोगे, एक सीन याद कर लो किसी फिल्म का जिसमें दरोगा जी के साथ बदतमीजी हो गई हो, तो उसी तरह से याद कर लेना का, अच्छा था दरोगा जी के साथ बदतमीजी हुई, अपमान हुआ, यानी कि डेरोगा यानी कि डेरोगेटरी। समझ रहे हो, तो इस तरह से जैसे एक सीरियल आता है भाभी जी घर पे, उसमें एक दरोगा जी है, उनका कोई ना कोई अपमान करते रहता है ना, तो उसको इस तरह से याद कर लेना कि दरोगा जी का क्या हो गया, अपमान हो गया, डेरोगेटरी। ठीक है, डेस्पोंडेंट अगला वर्ड है, डेस्पोंडेंट। इसको कैसे याद करोगे, तो देखो डेस्पोंडेंट इतना अंडरलाइन कर लो, डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडे, तो डेस्पोंडे की जगह पे बना लो देश पांडे, देश पांडे। अब डेस्पोंडेंट देश पांडे, तो इसका मतलब होता है दुखी होना, अपसेट होना। तो कैसे याद करोगे, अच्छा इसका मीनिंग होता है टू बी अपसेट, और इसका क्या मतलब होता है, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल। और डेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है, टू बी अपसेट, यानी कि पांडे जी जो है, देश पांडे किसी व्यक्ति का नाम मान लो कि ये देश पांडे है, और देश पांडे कैसे दिख रहे हैं, दुखी दिख रहा है, सैड दिख रहे हैं, तो डेस्पोंडेंट मतलब देश पांडे, देश पांडे मतलब दुखी, अपसेट। इस तरह से इसको याद कर लेना, सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेसिट्यूड। अब लेसिट्यूड में ना इतना अंडरलाइन कर लो लेसी को, और लेसी को अंडरलाइन करके इसकी जगह पर हिंदी में की बना लो लस्सी, लस्सी पीने वाली, और इसका मतलब होता है आलस आना, लेसिट्यूड का मतलब होता है आलस आना। ठीक है, फीलिंग स्लीपी, ये मतलब होता है टू फील स्लीपी। तो कैसे याद करोगे, ऐसे याद करना कि लस्सी पीने के बाद उसको आलस आ गया, लेसिट्यूड, लस्सी, लस्सी पीने के बाद उसको क्या आ गया, आलस आ गया, यानी कि टू बी लेजी, लेजी बन जाना। समझ में आ रहा कि नहीं, इस तरह से आप सिनोनिम एंटोनिम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंटेंकरस, तो कैंटेंकरस में क्या लिखा है, टैंकर, टैंकर वाला कैसा है, गुस्सैल। बेलिजेंट, बेलिजेंट में आ रहा है बाली, तो बाली कैसा था, गुस्सैल, एंग्री मैन। रेल, फ्री में रेल यात्रा करोगे तो रेल पे कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। डेरोगेटरी, दरोगा जी के साथ क्या हो गया, अपमान हो गया, डिसरिस्पेक्टफुल। डेस्पोंडेंट, तो देश पांडे जी कैसे नजर आ रहे हैं, दुखी, अपसेट नजर आ रहे हैं। लेसिट्यूड, तो लस्सी पीने के बाद बंदा कैसा हो गया, आलसी हो गया, लेजी हो गया। समझ रहे हो आप लोग, तो इस तरह से हम वर्ड्स को याद करते हैं, है ना। तो देख रहे हो आप, आपको कितने वर्ड्स करवा दिए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इससे पहले ये आप ध्यान रखना दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये भी वर्ड्स हैं, इनको भी याद करना है आपको। कंप्राइज का क्या मतलब होता है, इम्प्रूडेंट का क्या मतलब होता है, समझ रहे हो, वरी का क्या मतलब होता है, कंसिडरेट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड्स आप याद करना है आपको, ये सारे याद करके लाना है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, एज ऑफ, सिंस, एवर सिंस, फ्रॉम, इन सब का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। फिर फिफ्थ, इकोनॉमिकल, एक्सटॉर्शनेट, एक्स्ट्रावेगेंट, वैल्यूएबल, एक्सॉर्बिटेंट, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग आप लोग याद करना है आपको। तो ये होगा ये दोस्तों, जब आप इस तरह से वोकैबुलरी को याद करोगे ना, तो वोकैबुलरी याद करने से क्या फायदा होगा कि जब आप नेक्स्ट पैसेज पढ़ोगे, इनमें से कोई भी एक वर्ड नजर आएगा ना, तो आप तुरंत उसका आंसर कर पाओगे। तो हमें अपने वर्ड्स को रोज याद करना है, रोज रिवीजन करना है, जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना बेहतर तरीके से आपके साथ आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी,
कॉम्प्रिहेंशन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना, और अपना क्लोज टेस्ट भी सॉल्व कर पाओगे। तो वो सब चीजों के लिए ना ये जरूरी है दोस्तों, अगर रीडिंग अच्छी हो और रीडिंग के साथ साथ आपके वर्ड्स भी याद होते रहे। ये भी याद करना है, इम्पेयरिंग मतलब क्या है, वीक होना या डैमेज होना। टार्निशिंग का क्या मतलब था, टू स्पॉइल समवंस इमेज, किसी की इमेज को खराब कर देना, यही मीनिंग था विशिएटिंग का। ठीक है, डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है टू बिकम समथिंग वर्स, मतलब कोई चीज पहले खराब थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अच्छी होने की बजाय और खराब होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं डिटेरियोरेट करना। डिफेम, डिफेस और मलाइन, इन सब का मतलब ये होता है कि किसी की छवि को खराब करना, और इमेलियोरेटिंग का मतलब होता है चीजों को सुधार करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो करीब आज की क्लास में आपको टोटल मिला के देखा जाए तो 15 टू 20 वर्ड्स आपको याद करने के लिए मिले हैं, 15 टू 20 वर्ड्स। अब ये आपको रोज याद करने हैं। अगर एक पैसेज से अगर आपको 10 वर्ड्स 5 वर्ड्स भी याद करने को मिलते हैं, और अगर आप एक महीने तक लगातार अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग और कॉम्प्रीहेंड करने की जो स्किल होगी वो भी डेवलप होगी, रीडिंग में आपकी स्पीड आएगी, है ना, और आपकी कुछ ग्रामेटिकल भी हेल्प हो जाएगी कि भाई कौन से वर्ड के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है। ये इस तरह से बहुत सारी चीजें आपकी हेल्प करने लगेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, बताइए अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की जो चीजें होंगी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले पैसेज को लेकर आएंगे। तब तक आपके पास 2 पैसेज ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो आप उन 2 पैसेज की बढ़िया प्रॉपर तरीके से रीडिंग करें, उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें आप आराम से। ठीक है, और जो उनके वर्ड्स मतलब हमने उसमें लिखे थे उनको डिस्क्राइब करा था, उन वर्ड्स को आपको याद करके रखना है, और हो सके तो एक बढ़िया कॉपी ले आओ अपनी, अच्छी सी एक कॉपी ले लो, और उस कॉपी में क्या करो, अपने वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दो। जितने वर्ड्स रोज याद करो उनको लिखना स्टार्ट कर दो और उनको रिवाइज करो रेगुलर बेसिस पर। तो इससे आपकी वोकेबलरी में काफी हेल्प होगी दोस्तों। वोकेबलरी बहुत मेन पार्ट होता है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो पहले 2 ही चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, एक होता है ग्रामर और एक होता है वोकेबलरी। अगर ये दोनों चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं तो आप इजिली कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से अब आप लोग सब पढ़ के लाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करके आए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।